हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में देखा था, इससे पहले के चैप्टर्स में एग्जीक्यूटिव के बारे में देखा था। अब ये इन सब ने कानून बना दिए, अब हमें कानूनों को समझने की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो यही हम इसमें समझेंगे कि कानून होते क्या हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या हर किसी इंसान पर लॉज अप्लाई होते हैं? तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। तो मतलब इसमें ये है, ये जो स्टोरी है कि एक जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो ट्राई करता है कि अपने बच्चे को बचा ले क्योंकि उसको सज़ा मिल गई है। क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे देश में हर इंसान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, देश का प्रेसिडेंट हो, या एक गरीब इंसान हो, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन, रिक्शा चलाने वाला इंसान हो या अंबानी हो, हर कोई हमारे देश में कानून के सामने बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। तो वॉयलेशन ऑफ लॉ हम लोगों ने देखा कि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो कानून का उल्लंघन है, कानून को तोड़ा जा रहा है। तो हम लोगों ने यूनिट 1, इससे पहले हम लोगों ने कानूनों के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो अग्री हुए थे इस बात पे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्साइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब ये क्या होता है भाई, आर्बिट्रेरी एक्साइज ऑफ पावर? आर्बिट्रेरी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, अपनी मर्जी से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लॉ को फॉलो करे हुए अपनी मर्जी से कुछ भी काम करते रहना, तो यही होता है आर्बिट्रेरी। तो हमारी सरकार, हमारी जो नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, वो चाहते थे कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे ही नहीं करती जाए, ठीक है, कि हम ही कुछ भी करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक हमारा संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, जिसने हमारे देश का संविधान लिखा, जिसमें कानून लिखे गए हैं कि हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा। हमारे देश में कोई भी आर्बिट्रेरीली अपनी मर्जी से कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कानूनों का इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए therefore instituted several provisions in constitution that would establish the rule of law। कानून की ही मानी जाएगी, रूल ऑफ लॉ चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से है was that all person in independent India are equal before law। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कानून ने हमें दी है, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है all person in independent India are equal before law। सब लोग कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हो चाहे कोई भिखारी हो, हर किसी के पास समान अधिकार है। लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। किसी भी बेसिस पर हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इज दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी एक्चुअली, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मीन्स is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। मतलब सारे के सारे लॉ जो हैं हमारे देश के हर नागरिक पे अप्लाई होंगे और हमारे देश के कानूनों से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल नहीं, कोई अमीर आदमी नहीं, प्रेसिडेंट भी नहीं, कोई कानून से ऊपर नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम करता है या फिर कानून को तोड़ता है, उसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई हैं, बता रखी है पहले से, और हर किसी को बिल्कुल बराबर ही पनिशमेंट मिलेगी। जो जितनी वो गलती करेगा उसी हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। बट क्या हमेशा ऐसा होता है? पुराने ज़माने में एंशिएंट इंडिया में काफ़ी सारे हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जो लोकल लॉज होते थे वो भेदभाव करते थे। मतलब ऊंची जाति के लोगों के लिए, मान लीजिए ऊंची जाति के इंसान ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए पनिशमेंट कम होगा, बल्कि नीची जाति ने अगर एक किसी के घर से पानी भी उठा के पी लिया बिना परमिशन के, तो भी उसका सर कलम या हाथ कटवा दिए जाते थे। इस तरीके की कंडीशंस थी कि मतलब उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जो है लोअर कास्ट के साथ भेदभाव किया जाता था। बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी। स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगने लगी कि यार ये सब गलत है और ये सब नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको भी देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अंग्रेज़ आए हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश में रूल ऑफ लॉ कानून, मतलब रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट किया। रूल ऑफ लॉ क्या पढ़ा हम लोगों ने कि रूल ऑफ लॉ ये होता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होगा, कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, चाहे अमीर हो गरीब हो, कानून के सामने सब बराबर। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, उन लोगों ने जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, रूल ऑफ लॉ
उन्होंने स्टार्ट किया, बट हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं, इसके दो रीज़न है कि हिस्टोरियन इस बात को नहीं मानते कि ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ स्टार्ट किया। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपकी एक्सरसाइज का, उसका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड, कुछ सेवरल ग्राउंड है जिसमें से दो हमें इस बुक में दे रखे हैं। पहला है फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी होते थे कॉलोनियल लॉ। सेडिशन लॉ भी देखिए, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इस कुछ भी कानून बनाते थे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ये फिर जलियांवाला बाग वाला जो कांड है, इसके लिए भी इन्होंने अंटिशंट कानून, जैसे लोग खूब मर रहे हैं, तो आर्बिट्रेरी लॉ से तो रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है। फिर सेकेंड है दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो दूसरा ये रीज़न है कि भाई अंग्रेज़ों ने कोई कानून वानून अपनी मर्जी से नहीं बनाए थे, बल्कि हमारे देश के लोगों ने उन लोगों पे बहुत दबाव डाला था। इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर इन ब्रिटिश इंडिया। तो जो कानून बनाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के लोगों के दबाव में, आंदोलनों के बाद बनाए गए थे। एक एग्जाम्पल आर्बिट्रेरीनेस का, मतलब अपनी बदतमीजी का एग्जाम्पल ये अंग्रेज देते हैं, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। सेडिशन को मतलब कहा गया कि आप अगर सरकार के खिलाफ एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, मतलब आपने सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो आपको सजा दी जा सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है बिना आपकी कोई बात सुने। ये था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो ये कितना आर्बिट्रेरी था, रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्रेरी यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने भाई रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया कि ये तो आप गलत कर रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा करे जा रहे हो, ये सब गलत है। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, समानता के लिए वो लोग लड़ाई करने लगे। एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ from a set of rules that they were forced to obey to law as including आइडियाज ऑफ जस्टिस। तो इस तरीके से कहने लगे कि भाई आप लोगों ने जो लॉ बना दिए हम सिर्फ वो के फॉलो करें, हम वो कानून फॉलो करेंगे जिसमें जस्टिस हो, जो कानून सही हो, जो सबके लिए समानता, मतलब आप अंग्रेज़ों के लिए और इंडियंस के लिए, सबके लिए बिल्कुल बराबर ही अप्लाई होते हो, ऐसे ही कानूनों को हम मानेंगे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत तक होते होते इंडिया के जो लीगल प्रोफेशन में थे काफ़ी सारे लोग जाने लगे और डिमांड करने लगे कि जो कॉलोनियल कोर्ट्स है ना उसमें भी इंडिया के जजेस आने चाहिए, उसमें भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस। तो काफ़ी सारे हमारे देश के लोग अब वकील बनने लगे थे और इंडियन के राइट्स के लिए वो आवाज़ उठाने लगे थे। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। इंडियन जजेस ने भी डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो इसीलिए काफ़ी सारे वेज थे जिसके थ्रू इंडियंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो हमने क्या देखा कि भाई अंग्रेज़ों की वजह से नहीं, अंग्रेज़ों की वजह से नहीं, हमारे देश के लोग जजेस बने, हमारे देश के लोग जब लॉयर्स बने तब उन लोगों ने आवाज़ उठाई गलत के खिलाफ, इसी वजह से हमारे देश में रूल ऑफ लॉ आ पाया था। आर्बिट्रेरी का अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान जब एडॉप्ट किया गया, डॉक्यूमेंट ने सर्व किया एज अ फाउंडेशन ऑन विच आर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। मतलब एक संविधान बनाया, हर चैप्टर में मैं आपको संविधान के बारे में बता रही हूँ कि संविधान बनाया, उसमें जो कानून बनाए उसके बेसिस पे ही हमारे देश में चीज़ें चलेंगी, ये माना गया। हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं काफ़ी सारे लॉज वगैरह पास करते रहते हैं, कानून में बदलाव लाते रहते हैं, क्योंकि कानून समय के साथ बदलते रहते हैं। अब देखिए 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तो इंटरनेट के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, है ना। तो इंटरनेट के बारे में तो कोई लॉ उसमें हो ही नहीं सकता, इसलिए समय कितना तब मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे। तो समय के साथ साथ हमें बदलाव की ज़रूरत होती है, तो कानून में बदलाव लाए जाते रहते हैं। एग्जाम्पल है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ था 2005 में। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब
इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहले सिर्फ बेटों का ही प्रॉपर्टी में हक होता था, बट सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 के बाद बेटों का, बेटियों का, मदर्स का, सबका बराबरी का हिस्सा हो गया प्रॉपर्टी में। सिमिलरली नए लॉज जो हैं वो एनेक्ट किए गए टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि मतलब पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, इस तरीके के लॉज भी बनाए गए। अब हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। अब ये जो नए लॉ बनाना ये सब क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में भी हम लोग अब आगे देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये रह गया था हमारा, अभी हम पढ़ेंगे कि रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने भी इस रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इसकी निंदा करी थी और ये कहा था ये नहीं आना चाहिए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को मतलब जेल में डाला जा सकता था 2 सालों के लिए बिना किसी मतलब उसके ऊपर केस नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने उठाया 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। सबने इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था, फिर भी इस लॉ को पास कर दिया गया था 10 मार्च 1919 को। फिर उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इस एक्ट के खिलाफ जो है पब्लिक मीटिंग कर रहे थे कि ये एक्ट गलत है, हटना चाहिए। कब, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में। अब जनरल डायर वहाँ पर पहुँचा, उसने जो एक ही गेट था उसको बंद कर दिया और लगभग हज़ारों लोग थे वहाँ पर उस जलियांवाला बाग में और लोगों के ऊपर बंदूकें चला दी, सारे के सारे लोग मर गए थे। ये देखिए कितने लोग वहाँ पर मरे पड़े हैं, मतलब लाशें की लाशें बिछ गई थी। इन अंग्रेज़ों में इतनी मतलब गैरत नहीं थी, इतनी ह्यूमैनिटी नहीं थी कि निहत्थे इंसानों पर क्यों गोलियाँ चलवाएं हम। इन्होंने निहत्थे लोगों पर हमारे देश के गोलियाँ चलवा दी थी और लोग बुरी तरीके से मरे थे वहाँ पर, बहुत बुरे हाल थे भाई, बहुत बुरे। अब देखिए आता है हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट, नए लॉज किस तरीके से आए। पार्लियामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कानून बनाने में। काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे जो है देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज़ अफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम लोग लॉज बना सकते हैं और अलग अलग सेक्शन जो होते हैं सोसाइटी के वो नए नए लॉज की मांग करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटाइज टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। पार्लियामेंट का काम होता है भाई लोगों की दिक्कतें देखें और समझें उनको और कानून उसी हिसाब से बनाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस के कानून के बारे में अब आगे के चैप्टर में हमें बताया गया है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा जेंडर इक्वालिटी, मतलब मेल और फीमेल, औरत और आदमी बिल्कुल बराबर हो। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी हमारा 2005 में बना दिया गया था। इसमें डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, टू इंक्लूड वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड इन अ शेयर हाउस होल्ड, मतलब एक घर में सब लोग जो रहते हैं उसमें जो विमेन हैं कोई भी हो, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई वायलेंस, उसको पिटाई की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, उसको वर्बली कुछ बोला जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर्स टू इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एडल्ट मेल। अब ये एडल्ट मेल हटा करके ना कोई भी फीमेल भी कर दिया गया है। यूजुअली जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को कोई इंजरी पहुंचाता है, इट मे बी कॉज्ड बाय, मतलब उसको पीट करके या फिर इमोशनली उसको उल्टा सीधा बोल करके, तो ये सारे के सारे डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। वर्बल हो, सेक्सुअल हो, इकोनॉमिक हो, कोई सा भी किसी भी तरीके से अगर उसको विमेन को परेशान किया जा रहा है तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। अब इसके लिए काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे प्रोविजंस है। तो एक स्टोरी बोर्ड है यहाँ पर, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इससे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है वो एक्ट वगैरह बन करके आया और क्या क्या हुआ। तो अभी देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, आपस में बात करिए। शहजा ये बोल रही है कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या ये वुमेन के लिए कितनी अच्छी बात नहीं है। फिर ये कहती है ये सिर्फ वुमेन के लिए ही अच्छी बात नहीं है बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा से दूर परिवारों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ये कि कितना ज़्यादा टाइम लगा इस एक्ट को पास होने में और इस एक्ट की जो लॉ है, कानून है, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी को। कुसुम और सईजा जो है वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं और वो उन्हें अपनी जो जर्नी है वो याद है, हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। एक तो वो रूल ऑफ लॉ वाला वो इंपॉर्टेंट था और एक ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास, ये किस तरीके से पास हुआ तो यही हमें बताया जाएगा। 1991 के टाइम पे अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, जो इनकी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये ऑफिस में जाती हैं,
कि ये कहते हैं कि मुझे एडवाइस चाहिए, मतलब औरतें इनके पास आती हैं मदद के लिए कि इनके हस्बैंड ने उनको पीटा है और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर के, उसको नहीं पता कि वो क्या करें। फिर एक दूसरी औरत है, वो कहती है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं मेरे से, मेरे बैंक अकाउंट भी उन्होंने अपने हथियार अंडर कर लिए हैं और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो ये दोनों, इन दोनों की कंप्लेन है। फिर ये जो औरत है ये कहती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो वो मारपीट कर रहा है ये बंद हो जाए। और ये कहती है कि मेरे को अपने उसी घर में रहना है। ये जो औरत है कि मेरे बेटे बहू ने मुझे निकाल दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे को उस घर में वापस अपने रहना है। अब ये जो है, ये विमेन जिसके पास गई थी ये कहती है कि हमारे पास सिर्फ क्रिमिनल लॉ है, कोई सिविल लॉ तो है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ का मतलब है आपको पुलिस में जाकर के केस ही करना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा, तो क्रिमिनल लॉ ही है और हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। अब 1990s के टाइम पर यही दिक्कतें चल रही थी, इस तरीके की जो पब्लिक टेस्टिमनीज चलती रहती थी, विमेन के साथ अत्याचार होता रहता था और काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत विमेन की थी। तो वी नीड अ सिविल राइट। सिविल राइट मतलब जिसमें घरेलू कानून हो, क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, सिविल राइट हो जिससे विमेन को अपना अधिकार मिल जाए, इस तरीके का कानून लेकर के आया जाए। फिर 1999 के टाइम पे लॉयर्स कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन किन लोगों ने किया, नेशन वाइड कंसल्टेंट, सब लोगों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक मसौदा कि भाई ये चीज़ें जो हैं एक्ट में होनी चाहिए जिससे विमेन सेफ हो सकें। इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। दिस ड्राफ्ट वॉज वाइडली सर्कुलेटेड और पूरे देश में इसको फैलाया गया। इसमें बोला गया कि जो डेफिनेशन होनी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़ आना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से अगर विमेन को परेशान किया जा रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आना चाहिए। द लॉ शुड कवर एनी विमेन लिविंग विद इन द शेयर डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो ये लॉ जो है वो कवर करता है विमेन को, औरतों को जो कि रहती हैं मतलब एक साथ में मिलजुल के सबके रहती हैं एक परिवार में, कि उनको घर से ना निकाला जाए, ये वाला प्रोविज़न भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में होना चाहिए। और कोई अगर उनको बिल्कुल घर से निकाल दिया जा रहा है, उनको नहीं रखा जा रहा है, तो उनको पैसे भी मिलने चाहिए, ये तीसरी औरत कहती है। सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई ऑर्गेनाइजेशंस की। विमेन मूवमेंट जो है वो चाहती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट लेकर के आए। फिर बिल आया, फिर ये सेवरल विमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारी कमेटीज़ भी होती हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में देखा तो काफ़ी सारी मतलब चेंजेस उसमें लाए गए, बट लोगों को पसंद नहीं आया कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सही नहीं है, तो इसमें बोला गया कि इसमें बदलाव आने चाहिए। और जो कस्टडी है, जैसे कि मान लो अलग हो रहे डिवोर्स के बाद तो कस्टडी बच्चे को भी मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं थी। फाइनली 2002 में काफ़ी सारी चीज़ें डाल करके बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मगर बिल में इस तरीके के प्रोविजंस नहीं थे जो लोगों को पसंद आए। फिर उसके खिलाफ फिर से बातें उठी कि भाई ये सही नहीं है, इसको ठीक करके दोबारा से लेकर के आया जाए। फिर 2006 में ये फाइनली बिल लाया गया और सबको ये थोड़ा पसंद भी आया। इसमें इन दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो मतलब वायलेंस फ्री होम, कि घर में किसी के साथ भी भेदभाव मतलब गलत व्यवहार या मारपीट ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया। और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी इस एक्ट में प्रोवाइड करी गई। तो डेफिनेशन भी प्रोवाइड करी गई और ये भी इंश्योर किया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। दिस लॉ, और ये किस तरीके का लॉ है, ये एक सिविल लॉ है, एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर, ठीक है, सिस्टर्स अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो बहुत औरतों को इसने राहत पहुंचाई है जिसको मतलब घर में अपने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फिर ये कहते हैं दिस लॉ, ये बात कर रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि रिकॉग्नाइज करता है विमेन के राइट को कि वो घर में रह सके। विमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है और मॉनेटरी रिलीफ भी उसको दिया गया है। और ये एक लॉन्ग जर्नी नाउ बिगिंस, एक दूसरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो गई है कि किस तरीके से ये लॉ तो बना दिया गया है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, औरतों को अपने हक के बारे में बताया जाए। अब आगे हमें बताते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स शो करते हैं रोल ऑफ सिटीजन्स इज क्रूशियल। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सरकार
ने अपना इतना इनिशिएटिव नहीं लिया जितना कि विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने, लॉयर्स ने, है ना, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि सिटीजन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट को हेल्प करने में, लॉज को बनाने में, किस तरीके से लॉज बनाएंगे, पास होंगे। फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग नीड ऑफ अ न्यू लॉ टू बीइंग पास्ड, मतलब किससे लॉ आना चाहिए, वो पास होगा, उसके अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या उसमें प्रोविजंस होने चाहिए, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिटीजन्स बता सकते हैं। और सिटीजन्स ने ऐसे बहुत बार लॉज इम्प्लीमेंट करवाए भी हैं सरकार से। वॉइस कैन बी हर्ड through TV reporters, newspaper, editorial, radio broadcast, local meetings, all of which help in making work of parliament does more accessible and transparent to the people। तो इसका क्या मतलब है, देखिए, ट्रांसपेरेंट मतलब लोग, एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट। एक्सेसिबल मतलब सरकार से हम अपनी बात कह सकते हैं, सरकार क्या काम कर रही है हमें पता लगे, हमें टीवी से, न्यूज़पेपर से, है ना, इन सब से पता लगता रहता है। अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज, ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर रहे हैं और जिनको पसंद नहीं किया गया है। तो देखिए, इस तरीके के लॉज हैं। तो काफ़ी सारे जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं ऐसे लॉज जिनको लोगों ने पसंद नहीं किया है। कई बार ऐसे लॉज भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही होते हैं, मगर इतने अनपॉपुलर होते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनकी जो इंटेंशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो लोग उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ मतलब बुराई करना, लोग ऐसे लॉज की बुराई करते हैं और पब्लिक मीटिंग्स होल्ड करते हैं, न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखते हैं, टीवी में उनके बारे में चलता है और इवेंचुअली गवर्नमेंट को ऐसे लॉज वापस लेने ही पड़ते हैं। डेमोक्रेसी में हम जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं अनविलिंगनेस कि भाई हमें ये लॉज पसंद नहीं है, रिप्रेसिव है, हम पे दबाव बना रहा है, हमारे राइट्स को छीन रहा है ये लॉ, तो ये लॉ नहीं बनना चाहिए। इस तरीके से एक डेमोक्रेसी में लोग बोल सकते हैं लॉज फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट गलत है, उसको वापस लो। इस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करके और कई तरीक़ों से कह सकते हैं। When large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then pressure is on government to change this। तो अगर बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि गलत लॉ पास हो गया है तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है गवर्नमेंट पे उसको बदलाव लाने का। एग्जाम्पल के लिए काफ़ी सारे म्यूनिसिपल लॉज on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal। तो देखिए क्या होता है, बाज़ार का सारा एरिया किसके अंडर आता है, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है। बट अगर म्यूनिसिपैलिटी कह दे कि वहाँ पे रेडी वाले नहीं खड़े होंगे, जैसे कि फल वाले जो खड़े होते हैं या फिर कुछ कपड़े बेच रहे होते हैं, ये लोग नहीं खड़े होंगे, तो क्या होगा, अगर ऐसा लॉ भी पास कर दिया जाए ये लोग नहीं खड़े होंगे तो इन लोगों का तो रोज़गार चला जाएगा और बहुत सारे लोग जो इनसे मतलब सस्ता सामान खरीद पाते थे वो भी नहीं खरीद पाएंगे। इस तरीके के लॉज पास हुए हैं, बट इवेंचुअली उन लोगों को इस तरीके के लॉज को सरकार को, पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तो ठीक थे, क्योंकि वो म्यूनिसिपैलिटी की जगह है, म्यूनिसिपैलिटी की मर्जी दे ना दे, बट लोगों के अधिकारों का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, लोगों के पास अधिकार भी तो है अपना व्यवसाय करने का और हमें सामान खरीदने का। तो इस तरीके से इस टाइप का जो लॉ है कॉन्ट्रोवर्शियल होता है कि वहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, ऐसे लॉज को वापस लेना पड़ता है। तो इसमें हम लोग ये देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपने जो कानून बनाए हैं फ़ीस हाइक करने के या मेस की फ़ीस या जो भी है उसके खिलाफ काफ़ी लोग प्रदर्शन करते हैं। हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो सिटीजन्स का रोल होता है डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। रादर इट इज़ देन दैट वी बिगेन टू यूज़ न्यूज़पेपर मीडिया केयरफुली चार्ट। हम लोग अपने MPs को देखते हैं, अपने MP इलेक्ट कर दिया, काम ख़त्म नहीं हुआ, देखेंगे वो क्या काम कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, फिर हमें उनकी पॉलिसीज़ के बारे में समझना चाहिए। अच्छा आता है तो तारीफ़ करें, बुरा लगता है तो क्रिटिसाइज़ करें, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो सुझाएं and criticize their actions when we feel it is required। Thus what we should bear in mind, हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए that it is the extent, involvement and enthusiasm of people that help parliament perform its representative function properly। तो ये लोग ही होते हैं जो सरकार को अपना काम अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।